हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कहने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कलीग्स के साथ, ताकि जिन लोगों की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। इस चैनल पे हम राजस्थान एपीओ की अभी सीरीज चला रहे हैं, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और SC/ST एक्ट, JJ एक्ट, एक्साइज एक्ट, एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग प्लीज़ उनकी वीडियोस भी देखें क्योंकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो उन वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। मेरा नाम सान्या पहूजा है एंड मैं MCQs की वीडियोस ले रही हूँ अभी, एंड उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन पे मेरा बहुत फोकस रहता है क्योंकि हमारी टीम का एम है आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड करना और ना कि सिर्फ आप लोगों को अवेलेबल इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना। उस इंफॉर्मेशन का, उस लॉ का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो भी हमको ड्यूटी है कि हम आप लोगों को बताएं। सो इसी अप्रोच के साथ लेट्स बिगिन। Which of the following characteristics is considered as the unique feature of the Code of Civil Procedure? So, the answer to this is option A. Separation of executive from judiciary. बाकी के जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब CRPC के प्रोविजंस हैं, ये CRPC के फीचर्स नहीं है अगर आप इनको पढ़ें, या फिर ये दूसरे एक्ट से भी रिलेट करते हैं। अक्यूज पर्सन हिमसेल्फ एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ये जो टॉपिक है ये आपके एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स में कवर होगा, इसका CRPC से रिलेटेड कोई रोल नहीं है। सेट ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय अक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये वाला जो पॉइंट है ये CRPC से रिलेटेड है, ये एक प्रोविजन है एंड लीगल प्रोविजंस जो होते हैं वो फीचर्स से अलग होते हैं। किसी भी एक्ट का क्या फीचर होता है, वो जितने भी प्रोविजंस हैं एक एक्ट में, चाहे 10 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 400 हैं, तो जितने भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के पीछे का लॉजिक क्या है, उन प्रोविजंस के पीछे का बेसिस क्या है, उन प्रोविजंस के पीछे का एसेंस क्या है। तो ये एसेंस है हमारा एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन, कि जुडिशियरी के अपने वेल डिफाइंड रोल्स हैं CRPC में और एग्जीक्यूटिव के अपने। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स अलग से बताई गई हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की भी कुछ पावर्स अलग से बताई गई हैं इस एक्ट में। एग्जीक्यूटिव की पावर्स ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव नेचर की होंगी कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में न्यूसेंस फैल रही है, राइटिंग के एप्रीहेंशंस हैं, तो उस केस में एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पे क्या पावर होगी। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर्स जैसे बेल ग्रांट करना, पुलिस कस्टडी ग्रांट करना एक्सेट्रा। इन केस अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कुछ ऐसी पावर्स हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कि अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वो पावर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दी गई हैं, जैसे कि डिफॉल्ट बेल एक्सेट्रा ग्रांट करना। तो ये चीज़ें, या फिर पुलिस कस्टडी ग्रांट करना, ये बहुत रेयर केस में होता है, प्रैक्टिकली हार्डली कभी होता है, बिकॉज हम पे एक अगर मैजिस्ट्रेट एरिया का अवेलेबल नहीं है तो किसी और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं, इसलिए इन ऑल एसेंस एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन जुडिशियरी से एक एसेंशियल और बेसिक फीचर है हमारे CRPC का। चलिए आगे बढ़ते हैं। A first information report may also be lodged by way of telephone also. तो इस क्वेश्चन में ये मेन तो लिखना रह गया PPT में। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से जो नीचे 4 गिवन केस लॉज हैं ये किस केस लॉ में हेल्ड है, एंड आंसर है ऑप्शन बी, सखा राव वर्सेस स्टेट 1969 सुप्रीम कोर्ट। और बाकी जो केसेस हैं 3, मैं उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको टॉपिक बता देती हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं एंड ये कवर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में IPC में या CRPC में तो ऑब्वियसली रेलेवेंट हैं। तो जो फर्स्ट केस है कपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट 1970 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2 लीगल प्रोविजंस हैं, 162 of the CRPC and section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act। 32 clause 1 Indian Evidence Act का जो है
वो डील करता है डाइंग डिक्लेरेशंस की रेलेवेंसी से, और सेक्शन 162 सीआरपीसी है उन स्टेटमेंट से डील करता है which are made during the course of investigation to a police officer. So section 162 जो है वो ये चीज बोलता है कि if any statement is made by a person to a police officer during course of investigation, it is not relevant, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। और 32 क्लॉज 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट बनाता है, और बाय वे ऑफ मेनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन की बहुत ज़्यादा हाई एविडेंशियरी वैल्यू मानी गई है, एंड इवन कुछ केसेस में जहाँ पे सर्कमस्टांसेस भी अलाउ कर रहे हो सोल बेसिस ऑन द सोल बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो तो इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होने के बाद दी जाती है, और 162 सीआरपीसी जो है वो तो क्लियरली बोलता है कि अगर कोई स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद दी गई है तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो दोनों प्रोविजंस में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया। सो सखाराव वर्सेस स्टेट में ये होल्ड किया गया है कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 जो है एविडेंस एक्ट का वो स्पेशल प्रोविजन है, एंड 162 सीआरपीसी है वो आई एम सॉरी वो जनरल प्रोविजन है, इसलिए दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कंस्पिरेसी एंड मर्डर से रिलेटेड है, तो आपकी जुडिशियल प्रूडेंस भी डेवलप करने में आपको वो जजमेंट हेल्प करेगा, प्लस कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी एक्सप्लेनेशन इस जजमेंट में अच्छे से दी गई है, तो उस पर्पस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बाकी सुनील वर्सेस स्टेट में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज की बात की गई है, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा कम हमको देखने को मिलता है, पर इस केस में ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी कि ये चार्ज फ्रेम हुआ हो, इसमें कन्विक्शन हुआ हो या अक्विटल हुआ हो, ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये दो केस, दामोदर वाला एंड सुनील वर्सेस स्टेट, ये दोनों केस आपको पढ़ने चाहिए, प्रीलिम्स पर्पसेस के लिए नहीं, बट अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि आप ज़रूर करेंगे अगर आप ये चैनल हमारा फॉलो करेंगे, तो उसके बाद जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ये दो जजमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, even a man if necessary due to the circumstances may arrest a woman during daylight, it was laid down in which of the following cases? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल एंड राजकुमारी वर्सेस एसएचओ नोएडा। तो इन दोनों केसेस में ये चीज होल्ड की गई है, और ये केसेस आसपास में ही आए थे। राजकुमारी केस पहले आया था एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर वाला केस बाद में आया था। सो अगर मैं इन पे इलेबोरेट करूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ मेकर्स को अलाउ करता है कि एक फीमेल या चाइल्ड, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन, इन दोनों के लिए स्पेशल लॉज बन सकते हैं, और अगर इस केस में कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है तो वो अलाउड है वाया आर्टिकल 14, क्योंकि हमें गर्ल्स को, हमें फीमेल्स को और हमें चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करना है, इसलिए तो हमारा सीआरपीसी भी इसी लॉजिक के हिसाब से कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं फीमेल्स की अरेस्ट के लिए। सपोज एक फीमेल को अरेस्ट करना है तो आप उनको नाइट टाइम में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सनसेट से लेके सनराइज के टाइम तक, नाइट टाइम ये डिफाइन ऐसे है, सनसेट से सनराइज के टाइम में एक फीमेल अरेस्ट नहीं हो सकती है। ऑल्सो एक मेल फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस के अलावा भी अगर हम सोसाइटल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी देखते हैं तो भी ये सब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए थे। अब हम अगर क्वेश्चन पे आए तो इन केसेस में यही क्वेश्चन उठा था कि अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस हो कि एक फीमेल कांस्टेबल अवेलेबल ही नहीं है अरेस्ट करने को, या टाइमली मैनर में वो आ नहीं पाएगी, और इस प्रोसीजरल सेफगार्ड का कोई फीमेल अक्यूज्ड फायदा उठा के शी माइट रन अवे, शी माइट नॉट बी अरेस्टेड एट ऑल, या ऐसा कुछ एडवर्स इम्प्लीकेशन हो जाएगा कि जो एक्चुअल केस है वो प्रॉपरली
सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी अगर कोई प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंस होती है तो कैन अ मैन अरेस्ट अ फीमेल। सो इन दोनों केसेस में ये बात होल्ड की गई थी कि एक मैन भी अरेस्ट कर सकता है फीमेल की डे लाइट में, डे लाइट के कंटेक्स्ट में इन दोनों केसेस में बात हुई है, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई नीचे कमेंट करता है कि फिर नाइट टाइम का क्या, तो सेम लॉजिक भी नाइट टाइम पे लगेगा। नाइट टाइम में भी एक फीमेल को मैन अरेस्ट कर सकता है, पर सर्कमस्टेंसेस वैसे होने चाहिए। तो सब चीजें जो हैं सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी। नाइट टाइम की इन दोनों केसेस में बात नहीं की गई है, वो बात अलग है। पर अगर ऐसा इशू किसी और केस में आ चुका है या आगे कभी आता है तो उसमें भी आंसर यही होगा, इन्हीं दो केसेस के लॉजिक के बेसिस पे। तो आगे बढ़ते हैं। In determining the period of limitation under Chapter 36, which of the following factors does not pause or extend the limitation period as per Section 469? तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि चैप्टर 36 को जरूर रीड करिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर 36 तक आते आते बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो चुके होते हैं। तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं एंड तक आते आते, इसलिए। प्लस कई लोगों को ऐसा लगता है कि लिमिटेशन का जो कंसेप्ट है वो क्रिमिनल केसेस पे नहीं लगता, जो कि बात सच भी है, पर एंटायरली सच नहीं है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन पे लिमिटेशन का कंसेप्ट लगता है, लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है। इसको आप दोनों चीज़ों को कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज़। तो लिमिटेशन का कंसेप्ट लगता है कुछ ऑफेंसेस पे, वो सारे ऑफेंसेस उन सब से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजंस हैं वो चैप्टर 36 में है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के पीछे रैशनेल ये है कि अगर कंप्लेन की फाइलिंग में कोई भी डिफेक्ट होता है प्रोसीजरल या मेरिट के हिसाब से या जो भी, तो वो डिफेक्ट किसका फॉल्ट होगा? वो फॉल्ट ऑब्वियसली कंप्लेन जिसने फाइल किया कंप्लेनेंट का, मे बी विक्टिम का या उनके काउंसिल का होगा। तो उस चीज का उनको उनकी गलती की वजह से फायदा नहीं मिलना चाहिए। कोई भी लॉ आपको आप ही की गलती का फायदा नहीं उठाने देगी। हाँ, अगर कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, तो लॉ उस चीज में लिबरल होती है आपके साथ और आपको कुछ फायदा हो सकता है अगर आपको उनकी गलती, अपनी ऑपोजिट पार्टी की गलती की वजह से कोई भी नुकसान झेलना पड़ा है। तो अगर हम ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को देखें, तो इसमें जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उनका काउंसिल है, ये तीनों हैं, ऐसा कोई भी पर्सन है, उनका कोई रोल नहीं है। अक्यूज्ड भागा तो खुद से भागा। कंप्लेनेंट है जो फॉर वॉट एवर रीजन ही हैज नो नॉलेज ऑफ द ऑफेंस, उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ, किसी फ्रॉड या किसी कंसीलमेंट की वजह से या ऐसे उनसे कुछ फैक्ट छुपाए गए कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इस केस में वो कैसे कंप्लेंट फाइल कर देते लिमिटेशन पीरियड में? तो अकॉर्डिंगली एग्जेम्पशंस वगैरह दी गई हैं एक्ट में। और अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, ऑफेंस ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर, तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए कि एक ऑफेंस है मर्डर का। ये हमारी एक पर्सन ने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ी आगे बढ़ी, अटेम्प्ट करा, आगे बढ़ा, मर्डर हो गया और खत्म। यहाँ पे ही एक्टस रियस और मेंस री हमारे हो गए इस पार्ट में और मर्डर हो गया, खत्म। एक बार में एक सिंगल इंसिडेंट था मर्डर का, ठीक है। अब हम आते हैं किडनैपिंग पे या क्रूएल्टी का एग्जांपल लेते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल 498 AIPC। ये हमारा एक हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट या एक मदर इन लॉ ने वाइफ पे क्रूएल्टी करी। एक इंसिडेंट हुआ क्रूएल्टी का, 1 घंटे बाद एक और हुआ, 2 घंटे बाद एक और हुआ, 1 महीने बाद एक और हुआ। और ये सारे एक्ट क्रूएल्टी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ऐसा नहीं है, सिंगल एक्ट भी क्रूएल्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है, बट
यूजुअली क्या होता है, क्रूएल्टी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कई सारे हमारे ऐसे एक्ट होते हैं जो कि क्रूएल्टी के एम्बिट में आते हैं। सो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो हर एक एक्ट से एक अलग लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो इन सारे ऐसा कोई भी केस हो तो उसको हम कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस बोलते हैं। सो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A complaint is filed alleging an offence punishable with imprisonment of up to 2 years. However, the accused contend that the complaint is time barred. Which section would be relevant in determining if the court can take cognizance? So इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नीडेड नहीं है। ऑप्शन बी, सेक्शन 467, 469, 470 एंड 473। Next question. Reasons for non-applicability of some of the provisions of the CRPC to the state of Nagaland have been stated in option A, State of Nagaland versus रतन सिंह। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नागालैंड में CRPC क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो नागालैंड एज अ स्टेट हैज सम स्पेशल नीड्स और नागालैंड से रिलेटेड कई स्पेशल प्रोविजंस हमें और भी एक्ट्स में या फिर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेंगे। प्लस इस केस में बहुत डिटेल में एक्सटेंसिवली डिटेल में डिस्कस किया गया ये इशू। नागालैंड में CRPC एप्लीकेबल नहीं है, बट CRPC से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो एज अ मैटर ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस या रेलेवेंट रूल्स हैं वहाँ के, जो भी अपने उन पे अपने खुद के लॉज हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि CRPC से इंस्पायर्ड है। कुछ चैप्टर्स हैं CRPC के जो नागालैंड पे लगते हैं। जिन जिनको वो चैप्टर्स पता है काइंडली कमेंट करिएगा विद द डिटेल्स, तो हमको अच्छा लगेगा और बाकियों को भी ये चीज़ जानने का मौका मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। उससे पहले ये जो 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं फिर से। Complaint as provided under section 2D of CRPC can be, इसका आंसर है ऑप्शन सी, either in writing और oral। और ये चीज़ सेक्शन 2D में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि कंप्लेन राइटिंग में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। पर प्रैक्टिकली एक कंप्लेन हमेशा राइटिंग में होती है, क्योंकि अगर एक पर्सन मैजिस्ट्रेट पे जाके ओरली बोलेगा, ये हम गए मैजिस्ट्रेट पर, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है सॉरी। सो हम गए मैजिस्ट्रेट पे और हमने ओरली बताया, तो इफ ही हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर या कुछ भी, ही नीड्स पेपर वर्क, ही नीड्स टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सो इसलिए हाँ आप जाके बोल रहे हैं ओरली उस चीज की, पहले कंप्लेन तो फाइल होगी ही होगी। इसलिए प्रैक्टिकली कंप्लेंट्स हमेशा रिटन होती हैं, पर हमको इतना हमारा लॉजिक नहीं लगाना प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्योंकि हम बेयर एक्ट के हिसाब से चलते हैं उसमें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। Complaint as defined under section 2D of the CRPC is concerned with option A cognizable case, option B non-cognizable and option C, which is the correct answer, both। एक कंप्लेंट दोनों केसेस में फाइल की जा सकती है, बट अगेन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आए तो कंप्लेन केसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज को स्किप कर देते हैं, सीधा इंक्वायरी स्टार्ट होती है। तो अगर आपकी कंप्लेन एक कॉग्निजेबल केस से रिलेट करती है तो मैजिस्ट्रेट्स यूजुअली एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देंगे इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग द कंप्लेन। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, पर हाँ दोनों केसेस में कंप्लेन फाइल हो सकती है। Section 25A was inserted in CRPC by which of the following Amendment Act? And the answer is option B, 2005 Amendment Act। आप सब लोग मेरी पिछली वीडियो IPC की CRPC की ज़रूर देखिएगा, उसमें भी 2005 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने थोड़ा बताया है, तो आपका ये अमेंडमेंट एक्ट इससे कवर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ।
Which of the following statements is not correct under the CRPC? And the answer is option A, where a private person or an authorized person has a right to arrest a person and hand him over to the custody of police. Such private person can also make search of such arrested person, and it is completely wrong. प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की पावर दी गई है क्योंकि कुछ केसेस में अगर इमीडिएटली पब्लिक अथॉरिटीज अवेलेबल नहीं है और अरेस्ट नहीं की जाएंगी तो जो अक्यूज्ड है वो भाग जाएगा, ही माइट एब्सकॉन्ड एंड he might never be found again or the investigation will be hampered. So इसलिए in order to avoid such situations the power private persons को दी गई है, but to make search of an arrested person ये पावर नहीं दी गई है क्योंकि ये काम सिर्फ पुलिस का ही है. Also, inquiry and trial both are included in judicial proceedings and the answer is yes. So ये आंसर इंक्वायरी क्या होती है? चार्ज फ्रेमिंग से पहले वाली स्टेज. Inquiry starts at the time of taking of the cognizance, that is when the magistrate gets involved into the case, and it extends till charge framing. So obviously since judiciary is involved, it is a judicial proceeding, and trial is obviously a judicial proceeding whereby the evidences are analyzed and a judgment is given. अगर आपको बेयर एक्ट बेस्ड आंसर चाहिए तो आप इंक्वायरी एंड ट्रायल इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़िएगा, सीआरपीसी सेक्शन 2 में है और उनमें भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. जहां तक ऑप्शन सी की बात है, complaint may be made by any person and it is not necessary that the injured or affected only should complain, and this is completely true. If you are somebody related to a particular person, then you can also file a complaint on their behalf. Also, if it's a defamation case, in that case you'll have to file it yourself. But if it's a case of say cruelty, then if you as a female are not in a condition to file the complaint, or if you are in a mood to let go of the matter, then your father, your mother, so there are some category of relatives who can file the complaint on your behalf. So that's the explanation for this. And option D, charges are framed only in warrant cases. There is no need to frame charge sheet in petty summon cases. This is so because summon cases deal with smaller offences, offences of time period, of imprisonment time period below 2 years. Above 2 years, life imprisonment, death sentence, those cases are called warrant cases. So in warrant cases obviously we need charge framing, but in summon cases ऐसी कोई नीड नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो. ये मैंने समन केसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दिया है सीआरपीसी का, तो अब वो वीडियो जाके पहले देखें, उसमें मैंने समन केस और वारंट केस का एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको जरूर हेल्प करेगा. मैंने प्रोविजंस भी बताए हैं वहां पे. सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू द accused. Answer is simple, it does not apply to the accused. Under which section of the CRPC a proclamation for a person absconding may be issued? And the answer is B. If despite several summons, despite several attempts, an accused is trying to avoid the court, the judicial proceedings, then in that case जो हमारे magistrates होते हैं वो proclamation issue करते हैं, and it is published in the newspaper. It is also posted on the last known address, on the business place of the accused, etc. तो ऐसी पूरी लिस्ट है, इन जगहों पे वो प्रोक्लेमेशन या वो नोटिस को पोस्ट किया जाता है, और इनमें जो अक्यूज होता है उसको कोर्ट में प्रेजेंट होने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और अगर ये भी नहीं होता है तो फिर NBWs इशू हो जाते हैं. नेक्स्ट केस, next question. Section 92 of the CRPC lays down the procedure for option A, production of documents in the custody of postal or telegraph authority. तो कोई भी केस है उसमें हमको बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए होते हैं, और वो एविडेंसेस हमें इंक्वायरी के स्टेज पे भी चाहिए हो सकते हैं, वो हमको ऑब्वियसली ट्रायल में तो चाहिए पर इंक्वायरी के स्टेज में भी चाहिए. क्यों चाहिए? अब वरना मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो अपना जुडिशियल माइंड कैसे मेकअप करेंगे कि इस केस में
चार्ज फ्रेमिंग होनी भी चाहिए या नहीं, इतने एविडेंसेस हैं कि चार्ज फ्रेमिंग होगी या नहीं, तो उसके लिए कभी हो सकता है अगर वो क्राइम जो है वो ऑफेंस है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े, पर वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा विक्टिम है या कंप्लेनेंट है उन पे हो या स्टेट पे हो। तो फिर उस केस में सेक्शन 92 अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी पे है तो उसकी प्रोडक्शन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger under section 144 cannot be exercised by option D judicial magistrate because his domain is limited to judicial functions and not such executive functions। डीएम, एसडीएम या और भी कोई अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उनकी ड्यूटी है, एंड जो मैजिस्ट्रेट है जेएम है उनकी ड्यूटी है लॉ के वायलेशन पे एक्शन लेना। अगर लॉ वायलेट होता है कोई भी तो उसके लिए पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है। अगर एक कुछ होते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं केसेस, हायर कोर्ट्स पे पार हैं, मैजिस्ट्रेट्स पे पार है इंफॉर्मेशन केसेस पे, पर वो एक अलग मैटर है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल JMs cannot do this, and under section 144 under no circumstance JM has a role to play। A magistrate has power to direct police to investigate into an offence under, and the answer is option C section 156(3). Section 156 is a very important provision, so please उसका अच्छे से ध्यान रखें, उसको डिटेल में पढ़ें। The distinction between a police investigation under 156(3) and the one directed under 202 has been clearly brought about in the Supreme Court case of Devrapalli Lakshmi Narayan Reddy versus Narayana Reddy। तो अगर इन दोनों प्रोविजंस के बारे में मैं ब्रीफ दूं तो सेक्शन 156(3) में एक पावर दी गई है मैजिस्ट्रेट को कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं एक मैटर में या FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं तो उस चीज के लिए उनको ऑर्डर पास किया जाए 156(3) में। तो ये हमारा 156(3) हो गया। 202 का डोमेन चला जाता है कंप्लेन केसेस में। तो हम अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम पहले कह रही थी कि कंप्लेन केसेस में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। कंप्लेन केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, पर चैप्टर 12 मतलब FIR केसेस वाली इलेबोरेट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अगर एक कंप्लेन जा रही है मैजिस्ट्रेट पे तो उनको लग रहा है कि ये कंप्लेन हैज मेरिट but we need more evidences on the table, so in that case he can order investigation but it will be a limited investigation, मतलब उसका डोमेन बहुत स्पेसिफिक होगा। तो इसलिए 202 एंड 563, बट क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आना नेचुरल है और वो कन्फ्लिक्ट इस पर्टिकुलर केस में क्लियर किया गया है। बाकी के 3 केसेस जो हैं अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कोई मेजर लॉ लेट डाउन नहीं था, कोई लैंडमार्क केस नहीं है, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। In which of the following cases it was held that a person has a right to protection under section 161 against questions, the answers of which would have a tendency to a criminal charge? And the answer is option A, Nandini Satpathy versus DL Dani। It is a very important case। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हम लोगों को दिया गया है कि हम ऐसा कोई स्टेटमेंट देने की हमें आज़ादी नहीं है, आई मीन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ऐसा कोई स्टेटमेंट देने के लिए हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता जो स्टेटमेंट हम लोगों को किसी क्रिमिनल चार्ज या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को एक्सपोज करे। तो सेक्शन 161 क्लॉज 2 इसी कंटेक्स्ट में बात करता है एंड ये लॉ क्लियरली नंदिनी सतपैथी केस में डील किया गया है। इट इज अ लैंडमार्क केस एंड अगेन आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड इट। सो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट, इस केस में हाई कोर्ट की सेक्शन 482 CRPC
में हाई कोर्ट की जिन इनहेरेंट पावर्स की बात की गई है उनके ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है एंड हाउ दे सर्व एज अ वेरी वाइटल मैकेनिज्म और दे inherent powers come out as a boon for the victim for the state when it comes to preventing the misuse of law and stopping the misuse of the procedure. So Gyan Singh is also an equally important case. Now moving forward, Rupen Deol Bajaj versus KPS Gill. So this case deals with quashing of FIR and what all details are to be mentioned in FIR and usse zyada if some details, some material important details are not mentioned in the FIR, then what is the consequences? So such related aspects of FIR are also dealt with in this case. And the fourth case, that is Sakiri Vasu case. It is a very important case. In this case, it was held that if an FIR is not being filed, so suppose मैं किसी offense के लिए FIR लिखाने गई and the police personnel he says no to the filing, though he cannot say no as per the Lalita Kumari case, but practically he says no, and if he is not lodging the FIR, then what will I do? The first recourse is I will go to the higher police personas, that is the DSP etc, whoever is posted with respect to that jurisdiction. So but I would write a letter to them, that is the second recourse. Even if after this FIR is not being filed, then I have the option of approaching the court under section 156(3) of the CRPC. 156(3) of the CRPC में हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, हमारे कोर्ट होते हैं, उनको पार है कि FIR को लॉन्च करने की ऑर्डर दे पुलिस को। पर ये पार थोड़ी जो 156 क्लॉज 3 की वर्डिंग है उसको रिलेटेड कंट्रोवर्सी रही है शुरू से। तो होता क्या था, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR नहीं फाइल कर रहा होता तो जो अग्रीव्ड पार्टी होती थी वो रिट पिटीशन फाइल कर देती थी 226 में of the 226 article 226 of the constitution, or on grounds of violation of my fundamental rights, my violation of article 21, they would want the FIRs to get registered. सो इस वजह से हमारी हाई कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और ओवरलोडिंग ऑफ वर्क हो रहा था। सो इसलिए इस केस में 156(3) को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि मैजिस्ट्रेट्स पे पार है FIR की लॉजिंग का ऑर्डर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से परटेन करता है। सो लेट मी बिगिन विद इट नाउ। The accused has indefeasible right to bail when investigation is not completed within, and the answer is option D, 90 or 60 days. 60 days is for offences less than 10 years and 90 days for offences greater than 10 years of imprisonment plus obviously life imprisonment and death. So indefeasible right to bail means default bail इसके क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। और ये जो लॉ है पुलिस कस्टडी, डिफॉल्ट बेल, ये सेक्शन 167 ऑफ द CRPC में डील किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एंड मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आपने ये प्रोविजन नहीं पढ़ा है और आपने बाकी सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं A to Z, आपने फिर भी CRPC का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सेट ऑफ क्वेश्चंस मिस आउट कर दिया है। रीजन ये है 167 में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, इसलिए। तो अभी हमारा ये आंसर है 90 और 60 डेज। अभी आगे और एक दो क्वेश्चंस हैं जो 167 से डील करेंगे, तो उनका एस्पेक्ट मैं आगे डील करूंगी। अगर मैं इनडिफिजिबल राइट टू बेल की बात करूं, एक मैटर था, FIR फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, मैंने जिन टाइप के ऑफेंसेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली 60 या 90 डेज, हम हमारे केस में अभी मान लेते हैं 60 डेज। एक पूरे टाइम पीरियड में हमारे इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। मतलब इन्वेस्टिगेशन कब पूरी होती है? फाइलिंग ऑफ चार्जशीट से। चार्जशीट तो फाइल हुई नहीं। अब चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो अब
हम जो पर्सन है उसको अरेस्टेड रखा हुआ है, अगर हमने अगर आई मीन उसको अभी तक बेल नहीं मिली है, वो पर्सन इस पूरे ड्यूरेशन के लिए या इवन अदरवाइज भी इस ड्यूरेशन के कुछ पार्ट के लिए जेल में था एंड अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, तो वो पर्सन को हमको बेल देनी ही पड़ेगी, इवन दो इट हैज द केस इज सच दैट देयर इज नो मेरिट with respect to granting of bail, but even then we would have to grant him the bail. So let's move forward and such a bail obviously मैं अपने आप को एक मिनट और रोकती हूँ यहाँ पे. So such a bail is called default bail. Next question. Police remand of an accused cannot exceed and the answer is option D 15 days. हम अब बात कर रहे हैं ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए 60 डेज का टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है 167 में, जिसके बाद डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी. तो होता क्या है, एक पर्सन अरेस्ट होते हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है इस डेट पे, 24 आवर्स पुलिस उनको अपने लॉकअप में रखती है और यहाँ पे उनसे क्वेश्चनिंग होती है. जैसे ही 24 आवर्स ओवर हो जाते हैं, हमारा सीआरपीसी येट अगेन हमें 24 आवर्स से ज्यादा एक अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रखना अलाउ नहीं करता है until and unless we have the requisite permissions from the magistrate. तो इसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है अक्यूज को एंड वहाँ पे जो पुलिस होती है वो ये एक्सप्लेन करती है कि हमको इस पर्टिकुलर पर्सन की और कस्टडी चाहिए बिकॉज अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन या हमारी इंटेरोगेशन पूरी नहीं हुई. तो मैजिस्ट्रेट फॉर उनको ये परमिशन ग्रांट कर देते हैं और एंड ये जो परमिशन ग्रांट होती है ये फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज ग्रांट हो सकती है, यहाँ पे लिखा है. बट फिर कई लोग जरूर कमेंट करेंगे इस चीज पे, हमने तो देखा है कि 14 डेज की ग्रांट होती है. अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये वन डे को, जो वन डे इन्होंने बिना परमिशन के रखा है वो भी तो पुलिस कस्टडी हुई ना, तो उस पुलिस कस्टडी को भी हम इसमें काउंट करते हैं 15 डेज में. So from the day the person is presented before the magistrate and यहाँ से लेके I mean till the time 15 days are completed from this original date of arrest. इन 15 days तक आप इनको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं. इससे ज्यादा हम पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते. इसके बाद अगर कस्टडी की जरूरत है तो वो जुडिशियल कस्टडी होगी, मतलब उनको जेल भेजा जाएगा. A was travelling from Bhopal to Jabalpur by Rajkot-Jabalpur express train. At Itarsi, A caused grievous hurt to B, who was the resident of Jabalpur. Now where will the case be filed? And the answer is option C. At Itarsi, where A caused grievous hurt to B. और इस सेक्शन का the relevant section here is section 177 CRPC. Next question. X sends an email to Y from Delhi threatening Y that certain photographs of Y in a compromising position with A shall be posted on the net if Y does not pay 1 lakh to X. Y accesses the email at his office in Kolkata. The offence can be inquired into or tried at a court. At. तो इस क्वेश्चन में jurisdiction का फॉर्म होगा उसकी बात हो रही है and the answer is option 4, both 1 and 2, that is Delhi is also the correct option, Kolkata is also the correct option. दोनों places में jurisdiction है. तो entire law अगर हमें इस पे समझना है तो 177 of the CRPC and 179 of the CRPC, ये दोनों provisions पढ़ने हैं. इस प्रोविजन में मेंशन्ड है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल, एक ऑफेंस का ट्रायल उसी जगह पे होगा जहाँ पे ऑफेंस एक्चुअली कमिट हुआ है. तो ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो तो दिल्ली में भी हुआ है, वो कोलकाता में भी हुआ है. दोनों जगह पे कुछ ना कुछ एक्ट सीरियस का पार्ट है ऑफेंस का. और दूसरी चीज 179 में ये दिया है कि अगर कोई ऑफेंस किसी एक जगह किया गया है बट उस ऑफेंस का जो इफेक्ट है वो किसी और एक पर्टिकुलर प्लेस में भी दिखने को मिल रहा है, तो उस प्लेस का भी जुरिस्डिक्शन बनता है. जैसे इस केस में एक्स ने जो ईमेल भेजा था वाई को वो उन्होंने दिल्ली से भेजा था, तो दिल्ली तो हो गई जहाँ पे उन्होंने ऑफेंस का एक पार्ट कमिट करा है.
या अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ऑफेंस का पूरा पार्ट कमिट करा है। पर जो वाई हैं उन्होंने तो मेल जो था वो कोलकाता में देखा, तो जो हमारे एक्स का एक्ट था, ये क्रिमिनल एक्ट था, उसका कॉन्सिक्वेंस तो हमने कोलकाता में देखा, पर एक्ट तो हमारा दिल्ली में हुआ था। इसलिए दिल्ली और कोलकाता दोनों का जुरिस्डिक्शन बनेगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। Who can remit or suspend a sentence under CRPC? And the answer is appropriate government. इस पर्टिकुलर टर्म appropriate government को लेके बहुत कंट्रोवर्सी रही है रिसेंटली बिकॉज ऑफ द इनफेमस remission of sentence of the रेपिस्ट और बिल्किस बानो। वो जो पर्टिकुलर गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट, वो पूरा जो इंसिडेंट हुआ था 2002-3 के आसपास, उस उनके जो रॉन्ग डूअर्स थे बिल्किस बानो जी के, तो उनको जो रेमिशन दिया था, कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है पर वो महाराष्ट्र में देना चाहिए था क्योंकि ट्रायल वहां हुआ था। तो वो पर्टिकुलर जजमेंट आप जरूर पढ़ें, वहां पे आपको इस टर्म की सिग्निफिकेंस पता लगेगी। In which of the following cases the constitutional validity of section 433A is upheld? And the answer is Ashok Kumar Golu versus Union of India। And yet again ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कोई लैंडमार्क लॉ, कोई इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए मैं भी इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। In which case it was held by the Honorable Supreme Court that a married daughter is also liable to maintain her parents? And the answer is option A, Visaya Manohar Arhat versus Kashi Rao। So मेंटेनेंस का राइट जो होता है वो सिर्फ एक वाइफ का नहीं होता एज अगेंस्ट हर हस्बैंड, बट पेरेंट्स का अपने सन के अगेंस्ट, अपनी डॉटर के अगेंस्ट, कुछ केसेस में स्टेप मदर का राइट भी होता है मेंटेनेंस का। तो वो सब चीजें डिस्कस की गई हैं। ऑप्शन बी जो है सविता बहन, ये वाला केस ये लॉ होल्ड करता है कि ओनली अ लीगली वेडेड वाइफ कैन इन्वोक 125 CRPC। सपोज एक वाइफ किसी वॉइड मैरिज की वाइफ है तो वो 125 CRPC में मेंटेनेंस सीख नहीं कर सकती है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, तो ये तो एक ऐसा केस है जो सिर्फ जुडिशियल या ऐसा लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं हम पढ़ना चाहिए, बट इस केस की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत रही है। पर सिंस आई एम अ लॉ टीचर एंड आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स मच, सो मैं पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस या एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगी। और मैं अगर लॉ बताऊं तो इस केस में एक मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC अपहेल्ड हुआ था। And if the meher amount and all those things that she can't be maintained after iddat, वो सब चीजों पे भी क्लैरिटी हुई थी कि she has the right to be maintained even after her iddat period as it is mentioned in section 125 CRPC। It is a very landmark case, but it was overturned not by the judiciary, but a law was brought in to overrule this particular act, and that is what is the political aspect of the same, and I am not going into that much. Jurisdiction to grant anticipatory bail lists vests with option B, sessions court can also grant, high court to obviously can grant, so the answer is option D, both। What is an anticipatory bail? So anticipatory bail होती है कि आपके ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, एंड ये आपको लग रहा है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट बीइंग too frightened or you are just overthinking and you think that you are going to be arrested। there has to be some tangible circumstance जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, तो that is what is anticipatory bail। Which of the following section provides that no judge or magistrate shall try any case in which he is personally interested? If any magistrate is linked with a case, he is personally interested, maybe he has some pecuniary interest in it, he
any of his close relatives is a part of that particular transaction or that particular case. So that is when he is said to be personally interested, and in such a case he cannot try that particular case, and that is laid down in section 479. Last question. Form number 32 of the second schedule of CRPC provides the format for framing of option A charges. तो अगर मैं आप लोगों को CRPC की बताऊं तो CRPC में एक फर्स्ट स्केड्यूल है और CRPC में एक सेकंड स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल में हमारे IPC के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं या वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो चीज आपको एक पर्टिकुलर टेबल बना है स्केड्यूल 1 में, उसमें मेंशन्ड है। और जो हमारे स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं, आई मीन IPC इज द जनरल क्रिमिनल लॉ, एंड जो स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं वो कॉग्निजेबल किन कंडीशंस में होंगे या वो किन कंडीशंस में नॉन कॉग्निजेबल होंगे, किन में कंपाउंडेबल होंगे एक्सेट्रा नहीं होंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस फॉलो करनी है वो भी इस स्केड्यूल में मेंशन्ड है। ये स्केड्यूल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। और जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं CRPC के, चार्ज फ्रेमिंग हो गया या कंप्लेन वगैरह है या हमारा समन्स केस है, उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो वो फॉर्मेट्स हमारे स्केड्यूल 2 में मेंशन्ड है। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी और आई होप कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। हमारी बाकी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, तो आप प्लीज उनको भी जाके देखिए। एंड अब तो वीडियो कंप्लीट हो गई है, सो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करी है तो आप शेयर भी करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो आपको पहले